Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ira Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 10th July 2020 we are going to discuss chapter number 11 from summer vacation homework. Students, as you know, we have discussed review exercise and definition of chapter 11 from textbook yesterday. स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, मैंने आपको बताया था कि जो है वो आपकी बुक पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जस्ट, लेकिन पेपर में आपको जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं। तो वही चैप्टर 11 के जो कल मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, हमने जो है वो क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए थे उन्हीं की मदद से उनके एमसीक्यूज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने चैप्टर 11 के एमसीक्यूज़ आपके समर वेकेशन होमवर्क पैक में लिखे हुए हैं। आप इसी के ऊपर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलें इसको पढ़ते हैं। इन अ पैरेललोग्राम बोथ डायगोनल्स, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर उसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। ये एक पैरेललोग्राम है और उसके अंदर ये जो मैंने एक वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन किया हुआ है, ये जो है वो उसका डायगोनल है और इसी तरीके से ये दूसरा डायगोनल है। आप दोनों में से कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप दूसरा डायगोनल ड्रॉ करोगे तो वो पहले वाले डायगोनल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ए वाला उसका राइट ऑप्शन है, वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। नेवर इंटरसेक्ट का मतलब है कभी मीट ही नहीं करेंगे, तो वो तो एक पॉइंट पे मिले हुए हैं, पैरेलल भी नहीं है उसके और परपेंडिकुलर भी नहीं है। नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर जो है वो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, ऑपोजिट एंगल से मुराद ये वाले एंगल्स हैं, ये वाले। तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी ऑफ सेम साइज सेम शेप। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सेम का वर्ड नहीं लिखेंगे, सेम का मतलब होता है उसके जैसी, तो वो उसके जैसी शेप में भी उसके जैसी हो सकती हैं या फिर साइज में भी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट वर्ड का तो एग्जैक्ट मतलब यही होता है, ऑफ सेम साइज ऑफ सेम शेप। ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल जो पैरेललोग्राम का हर एक डायगोनल है वो क्या करता है, डिवाइड्स इट इनटू डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो उसे कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करता है बेटे, वो उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। तो ये वाला इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ सम ऑफ द 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, बल्कि पैरेलल सम बताना है आपने 2 जो है वो इसके एंगल्स का। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी स्टेटमेंट का बाकी पार्ट। ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 260, दोनों का सम जो है वो आपके पास 260 है। देन द सम ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स विल बी, तो रिमेनिंग एंगल्स का सम कितना होगा। एमसीक्यूज को दोबारा देखते हैं। तो उसका सम हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों ऑपोजिट एंगल्स एक जितने होते हैं। 260 का हाफ कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 130। इसका मतलब है एक एंगल है 130 और दूसरा भी 130 है। 2 एंगल्स आपके पास आ गए 130 और 130 के। अब जो बाकी 2 रह गए उनको कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपसे कहा था जो एक दिया गया एंगल होता है उसे 180 में से माइनस करेंगे तो आपके पास तीसरा एंगल आ जाएगा। 180 में से 130 को माइनस किया, वो एंगल आ जाएगा 50 और फिर इसका मतलब है इसका ऑपोजिट भी 50 होगा और 50 और 50 को ऐड करेंगे तो इसका 100 आंसर आ जाएगा। तो जिस वाले ऑप्शन में इसका 100 आंसर है वो वाला इसका राइट ऑप्शन है बेटे, ये वाला सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ तक 5 एमसीक्यूज हो गए हैं कवर। अब नेक्स्ट को देखते हैं। इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स एंड साइड्स देन इट इज़ कॉल्ड, यानी अगर कोई क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स वाली बंद शक्ल है और इसकी 2 और जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं और एंगल्स भी ऑपोजिट कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है वो बेटे पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल का यहाँ ऑप्शन ही गिवन था, तो गिवन ऑप्शंस में से आपके पास जो बेस्ट चॉइस होती है आपने उसको चूज़ करना होता है। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो बेटे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है ऑफ सेम साइज सेम शेप, लेकिन कनकरेंट वर्ड का मतलब होता है हम नुक्ता यानी एक ही नुक्ते से गुजरने वाले। तो ट्राइंगल के जो मीडियंस हैं वो कनकरेंट होते हैं। देयर आर डैश मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेटे टोटल 3 साइड्स होती हैं, तो तीनों का मीडियंस लेंगे तो मीडियंस भी आपके पास टोटल 3 मीडियंस आ जाएंगे। नेक्स्ट ये वाली जो फिगर आपको दी हुई है ये कौन सी फिगर है, बिल्कुल हमें पता है पैरेललोग्राम है, क्योंकि कल हम रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करके आए हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटे 10 वाला एमसीक्यूज, वो है इफ़ वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को बेटे एक एंगल आपको दिया हुआ है
तो वो एंगल है 50 डिग्री। अब एक एंगल दिया हुआ है 50, तो आपने जो है वो दूसरा जो होगा वो भी 50 हो जाएगा। टोटल 3 एंगल्स का सेट बनाना है। पहले आप रफ पे काम कर लिया करें। ये आपने एक एंगल और आपके पास जो है वो 50 का आ गया। अब नेक्स्ट देखें, जो भी मैंने आपसे कहा था एक एंगल दिया हुआ हो उसे आपने 180 में से माइनस करना है। 180 में से हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो दो कंसेक्टिव यानी साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180। तो अगर ये वाला एंगल आपको 50 दिया हुआ है तो इसके साथ वाला फाइंड आउट करना हो तो इसे जो है वो 180 में से माइनस कर देंगे, आपके पास रह जाएगा 130। तो बाकी जो है वो 130 एक एंगल आ गया। इसका मतलब है उसका ऑपोजिट भी 130 होगा। तो आपके पास जो है वो टोटल एक एंगल यहाँ पे लिख दिया हुआ है 50। तो उसके बाद रिमेनिंग एंगल कौन कौन से बचे वो वाला सेट चूज़ करना है आपने, जिसमें दो 130 के होंगे और एक आपके पास 50 का होगा। तो ये सी वाला आपके पास राइट ऑप्शन है। इसमें जो है वो ये 130 डिग्री अगर नहीं लगा हुआ इसमें ये जो है वो 0 इसकी वजह से, तो आप लगा दें। और इसका जो है वो एक एंगल 50 का, एक ये 50 का, दो 50 के हो गए और दो जो है वो आपके पास आ जाने 130 के। यहाँ तक बेटे हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का काम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से जो है वो आपने सॉल्व करके मल्टीपल MCQs को ये जो भी आपके पास हैं स्टेटमेंट गिवन है आपने उनको सॉल्व करना है। उसके बाद आपने अपनी समर पैक पे ही उसको सॉल्व कर लेना है। और अब शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली वही होंगे जो कल हमने रिव्यू एक्सरसाइज में डिस्कस किए होंगे। जी बेटे, सबसे पहले हमारे पास है चैप्टर 11 में डिफाइन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को डिफाइन करना है। मैंने आपसे कहा था पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आप चैप्टर नंबर 9 से भी कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 11 की समरी का पहला पॉइंट है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है वो डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी देख लेते हैं एक दफ़ा। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 ऑपोजिट साइड्स फॉर्म्ड बाय 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जो 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलके बनी है। हैविंग 2 ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिसकी जो है वो 2 ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और नन ऑफ इट्स एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्री, और इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। क्योंकि अगर आप 90 डिग्री वाली लाइन मेंशन नहीं करते तो जो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बन रही है ना वही उसकी डेफिनेशन बन जाती है रेक्टेंगल की। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो इन दोनों को तो आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के साथ ये वर्ड मेंशन कर सकते हो, ये वाली लाइन के नन ऑफ इट्स एंगल इज ऑफ 90 डिग्री के, इसका एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो समरी का पहला पॉइंट है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। Into how many congruent triangles a parallelogram can be divided by its diagonal, इसके डायगोनल के ज़रिए से जो है वो इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है पैरेललोग्राम को कितनी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो डायगोनल जो है वो इसको पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। जब एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो 2 ट्राइंगल्स आपके पास आ जाती हैं जो सेम साइज की होती हैं, सेम शेप की। नेक्स्ट आपके पास बेटे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके रिव्यू एक्सरसाइज के हैं जिनको जो है वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज का जो है वो नंबरिंग लिखी हुई है, क्वेश्चन की भी और पेज नंबर भी लिखा हुआ है। तो आपने जो है वो कल वाले तरीके से उनको जो है वो सबको सॉल्व कर लेना है। ये है नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 110, 2 का सम लिया तो 110 है। पहले इसमें से एक एंगल निकालें। जो 2 ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो आपने सबसे पहले निकालना है फर्स्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम। तो आपके पास आ जाएगा 110 को जब आप डिवाइड करोगे 2 पे तो आपके पास 55 आ जाएगा। फिर आपने सेकंड और थर्ड निकालना है जो कि सेम होंगे। तो सेकंड और थर्ड निकालने के लिए आपने बेटे उसको मल्टीप्लाई उसको जो है वो 180 में से माइनस कर देना है इस 55 को। जो आपके पास आंसर आएगा वही एंगल थर्ड का होगा और वही एंगल फोर्थ का आंसर होगा। सिंपल सा तरीका है कि जो आपके पास एंगल दिया होता है एक, अगर तो सम दिया हुआ है तो उसे 2 पे डिवाइड करके एक एक एंगल की वैल्यू निकाल लें, वो 2 एंगल्स आपके पास आ जाते हैं। और तीसरा और चौथा निकालने के लिए जो दिया गया एंगल होता है आपके पास एक, सम में से नहीं एक एंगल में से आपने 180 को माइनस कर देना है तो आपके पास जो है उसका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है 130। अब आपने इसका जो सेकंड एंगल निकलेगा इसका ऑपोजिट आप लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वो भी 130 आ जाएगा। उसके बाद आपने उसका सेकंड और थर्ड एंगल निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे कि 2 कंसेक्टिव एंगल्स का सम क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो आप लिखोगे ऐसे बिल्कुल
आप लिखोगे जो फाइंड आउट करना है उसको। फॉर एग्जांपल आप ऊपर एक डायग्राम बना लिया करें, डायग्राम बनाने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की, स्केल की मदद से आपने करनी है, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि एक एंगल है आपके पास 130 का। अब दूसरा एंगल भी 130 का होना चाहिए, इससे ऑपोजिट। तो इसको जो है वो आप लोग नाम दे दें, इसको एंगल ए का नाम दे रही हूँ मैं, इसको बी का, और इसी तरीके से इसको सी का, और इसको जो है वो हम नाम दे रहे हैं डी का। तो आपने एक ये भी आपके पास 130 हो जाएगा, इसे 180 में से माइनस करेंगे 50, तो ये भी 50 हो जाएगा। इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके जो है वो एंगल्स बाकी फाइंड आउट कर लेने। हाउ मैनी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर, ट्राइंगल के कितने मीडियंस होते हैं? तो बेटे ट्राइंगल के 3 मीडियंस होते हैं। देयर आर 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। और उसके बाद एट हाउ मैनी पॉइंट्स मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मीट ईच अदर। तो ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो किसी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं, इस वजह से उनको हम कंकरेंट कहते हैं। तो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल मीट ईच अदर एट 1 पॉइंट, और उसको जो है वो आपने शो भी करवा सकते हैं डायग्राम के जरिए से, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था। या इतना सिर्फ इसका जस्ट आंसर लिख के यहाँ तक हमारे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बेटे आज का लेक्चर में हमने जो है वो एक्सरसाइज 11 जो रिव्यू एक्सरसाइज की थी और डेफिनेशन की थी, उसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया है समर वेकेशन होमवर्क से। और आज आपका जो है वो टेस्ट भी नहीं है, तो इसके साथ साथ मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि थ्योरम्स हैं, उनको जो है वो हम हर फ्राइडे को एक थ्योरम ज़रूर डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपके जो है वो थ्योरम रिवाइज हो जाएँ। तो आज उसके लिए जो है वो थ्योरम नंबर 1 साथ में सिलेक्ट किया है। ये वाला काम सिर्फ आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे, इसमें से कोई भी काम आपने नीट नोटबुक पे नहीं लिखना। साथ में आपने क्या करना है, आपने थ्योरम को याद करने के बाद जो है वो लिख के देख लेना, ताकि थ्योरम की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलें चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं उनमें से आज पहला थ्योरम रिवाइज करेंगे हम। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट के कोई भी एक नुक्ता जो कहाँ पे होता है, किसी लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे। आपको पता है इज से पीछे वाली जो बात होती है वो हमारे पास गिवन होती है, उसको हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया है, ये ए और बी। और लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी वो हमें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। उसके बाद उसके राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? बाइसेक्टर का मतलब तो होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला, और राइट का मतलब होता है 90 का एंगल भी बनाएगा। यानी एक ऐसी लाइन, ये जो लाइन LM है, ये इस AB के साथ 90 का एंगल भी बना रही है, यानी इसके परपेंडिकुलर भी है, और इसके मिड पॉइंट से भी गुजर रही है, यानी मिड पॉइंट इसका C है। तो इससे इस तरफ का डिस्टेंस और इस तरफ का डिस्टेंस एक जैसा है राइट बाइसेक्टर की। ये 2 कंडीशंस हैं कि उसके मिड पॉइंट से भी गुजरनी चाहिए और उसके साथ 90 का एंगल भी बनाए। और उसके बाद उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट को नाम दे दिया है P का। ये पॉइंट लिया और उस पॉइंट को बेटे ज्वाइन कर देना है आपने दोनों तरफ के एंड पॉइंट से। उसकी रीज़न क्या है, उन्होंने कहा इज़ इक्वी डिस्टेंट, यानी वो जो पॉइंट है वो एक जैसे फासले पर है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। बेटे पेपर में सिर्फ ये वाला जो है वो ये जो स्टेटमेंट वाला पार्ट है ये आपको गिवन होता है, और अगर आप इसकी स्टेटमेंट ध्यान से नहीं समझोगे तो फिर आप जो है वो उस थ्योरम को नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे कि उस थ्योरम में क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने सबसे पहले जो है वो इस स्टेटमेंट की मदद से डायग्राम ड्रॉ करनी है। आप डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ भी गिवन लिख सकते हो, नहीं तो फिर आप जो है इसको लास्ट पे भी जो है वो पहले डायग्राम ड्रॉ करें, उसके बाद डायग्राम के लास्ट पे से ये थ्योरम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, LM उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, उसके ऊपर एक पॉइंट P लिया, और यहाँ तक जो है ये वाला इसका मिड पॉइंट डिक्लेयर किया C। यहाँ तक ये गिवन है, इसको पढ़ते हैं। आ लाइन LM, एक लाइन जो LM है वो आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट AB को, तो उसके साथ लाइन सेगमेंट का वर्ड लिखा हुआ है एट द पॉइंट C के ऊपर, सच दैट इस तरीके से कि LM जो है वो परपेंडिकुलर भी है, इसके LM परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट AB के, एंड EC कॉन्ग्रेंट है BC के। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मतलब आपको अब पता होना चाहिए कि ऑफ सेम साइज सेम शेप। ये जो AC है ये BC के कॉन्ग्रेंट है, यानी उसके साइज में भी उसके जैसा है और शेप में भी उसके जैसा है। और इसके अलावा ये LM जो है वो ये परपेंडिकुलर है AB पे। टू प्रूफ, साबित करने के लिए कि PA कॉन्ग्रेंट है PB के। क्या साबित करना है हमने कि वो जो पॉइंट P है उसका जितना डिस्टेंस इस
लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट ए से है उतना ही डिस्टेंस उस लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड पॉइंट बी से भी होगा। और चूंकि पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमें पता है और ए कहाँ पे है ये भी पता है, तो पी ए फिर लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर ये वाला साइन लगाते हैं, ये दरम्यान में कॉन्ग्रुएंट का साइन, और ये जो है वो दूसरी तरफ इसी तरीके से लाइन सेगमेंट का साइन लगा देंगे पी बी पे। ये आपने साबित करना है। सबसे पहले आपके पास थ्योरम में हेडिंग होती है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हो, डायग्राम के बाद गिवन, फिर टू प्रूव, उसके बाद आपने जो है वो जो साबित करना है उसको साबित करने के लिए आपको डायग्राम में कुछ एडिशन करना पड़ती है खुद से। जो बातें गिवन थी उसकी मदद से डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर ली थी, उसके अलावा जो एडिशन करना पड़ता है फिर उसको आपने डॉटेड लाइन से शो करना है और उसको आप कंस्ट्रक्शन का नाम देते हो। तो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे साबित क्या करना है बेटे, साबित हमने ये करना है कि P और का डिस्टेंस इतना A से है उतना B से है, तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन में P को A से ज्वाइन कर देना है और P को B से भी ज्वाइन कर देना है। और जो P और A को ज्वाइन किया है ये डॉटेड लाइन में है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये वाला स्टेप अभी कंफर्म नहीं है, ये अभी हमने साबित करना है। वो साबित कैसे करना है, वो साबित करना है लास्ट वाली हेडिंग के ज़रिए से, जिसको हम प्रूफ का नाम देते हैं। अच्छा, अगर मार्क्स के हवाले से बात कर लें तो 1 नंबर डायग्राम का होता है, 1 नंबर गिवन का होता है, 1 नंबर टू प्रूफ का और 1 नंबर कंस्ट्रक्शन का। अब बेटे ये बात याद रखिएगा कि डायग्राम अगर नहीं बनी होगी तो थ्योरम वाला क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं होता, चाहे आपने कंप्लीट सही लिखा हो उसको। तो लास्ट वाली हेडिंग होती है इसकी हमारे पास प्रूफ की। प्रूफ के अंदर दो आती हैं हेडिंग, स्टेटमेंट और रीजंस। 2 मार्क्स स्टेटमेंट के होते हैं, 2 मार्क्स रीजंस के होते हैं। इस तरीके से पूरे थ्योरम के 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब जब हम ये स्टेटमेंट और ये जो है वो पढ़ने के बाद गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, तो अब देखें डायग्राम जहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2 इसमें ट्राइंगल्स बन चुके हैं। एक ट्राइंगल है ACP और दूसरी ट्राइंगल इधर वाली का देखें तो वो है ट्राइंगल BCP। आपसे बेटे मैंने कहा था कि जब आपने इस ट्राइंगल की किसी एक साइड को इस ट्राइंगल की किसी एक साइड के कॉन्ग्रुएंट साबित करना है, तो उससे पहले आप किसी पोस्टुलेट की मदद से इस ट्राइंगल की 3 साइड्स या एंगल्स जो भी जो है वो 3 चीज़ें कम से कम 3 चीज़ों का आपने मैच करने के बाद आप डिक्लेयर कर दोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स ही एक जैसी हैं। जब ट्राइंगल्स एक जैसी डिक्लेयर हो जाएगी तो उसके बाद ये अंडरस्टूड है कि जो इसकी ये वाली साइड है जिसको हम साबित करना चाह रहे हैं वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो साइड के कॉन्ग्रुएंट ही होगी दूसरी ट्राइंगल में। तो चलें देखते हैं कौन कौन सी 3 चीज़ें मैच हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस ट्राइंगल की ये जो AC है इस ट्राइंगल के BC के इक्वल है। ये बात हमें कहाँ से पता है, गिवन से। गिवन में ही हमें पता था कि ये उसका राइट बाइसेक्टर है। ये वाला जो LM है तो राइट बाइसेक्टर का मतलब है कि 90 का एंगल भी बनाएगा और साथ में इसके 2 पार्ट्स भी करेगा एक जैसे। तो ये AC जितना होगा उतना ही BC होगा। तो AC के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन, कॉन्ग्रुएंट का साइन और BC के ऊपर भी लाइन सेगमेंट का साइन, और इसके सामने रीज़न क्या देंगे कि ये गिवन है। अच्छा बेटे ये वाला जो साइन है ये कॉरस्पॉन्डेंस का, इसका मतलब है अभी दोनों ट्राइंगल्स को मैच करने लगे हैं हम, उनमें मुताबिक चेक करने लगे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं। उसके बाद अब हमें पता है कि यहाँ पे एंगल C ये जो है वो ये 90 डिग्री है। इस वाली ट्राइंगल में भी C 90 डिग्री है, इस वाली ट्राइंगल में भी C 90 डिग्री है, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इस वाले जो है वो एंगल को एंगल ACP, जिस एंगल की बात करनी है उसे सेंटर में रखना है और साइड पे उसके दोनों आर्म्स के नाम आप लिख सकते हैं। तो इस वाले साइड का हो गया ACP और इस वाले साइड का हो गया BCP। एक्चुअली बात एंगल C की ही हो रही है और एंगल C हमें पता है ये परपेंडिकुलर का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब है एंगल C 90 डिग्री है। आप ये पूरा भी लिख सकते हो कि ये जो PC है ये परपेंडिकुलर है AB पे, सो दैट ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री, या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो इसके सामने रीज़न ईच एंगल एट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट एंगल BCP के यहाँ तक बेटे आपका 2 चीज़ें प्रूव हो गई। तीसरी उसके बाद देखें, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। ये जो दरमियान वाली साइड है PC वो इस ट्राइंगल के लिए भी उतनी ही है जितनी कि दूसरे ट्राइंगल के लिए। इसका मतलब है कि PC जो है वो इस ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। उसके सामने रीज़न आप क्या दोगे, उसके सामने आप ये रीज़न लिखोगे कि ये दोनों में सेम है। तो PC जो है वो बेटे हो गया कॉन्ग्रुएंट PC के, और इसके सामने आपने रीज़न दी कि ये जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है जी, ये 3 चीज़ें साबित हो गई। उसके बाद जो आपने स्टार्ट पे लिखा था ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, अब पहले इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस का साइन लगाया था, अब आपने इनके दरमियान कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा देना है कि ये दोनों चीज़ें साबित हो चुकी हैं।
उसके बाद आपने जब ये डिक्लेयर ही कर दिया कि ये वाली ट्राइंगल इस वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का हर एक एंगल अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के और हर एक साइड अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रेंट होती है। तो फिर आप कह सकते हो कि जो आपने साबित करना है, यानी पी ए जो इस ट्राइंगल का है लाइन सेगमेंट और पी बी जो इस ट्राइंगल की साइड है, तो आपने लिखना है पी ए जो है वो हैंड्स पी ए कॉन्ग्रेंट है पी बी के, उसके सामने रीज़न देंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। अच्छा बेटे, यहाँ पे ये जो हमने डिक्लेयर किया ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी सी पी के, इसके सामने ये जो एस ए एस पोस्टुलेट लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये एक साइड है आपके पास, ये एंगल है और ये एक साइड है। तो जब आप जो है वो तीनों साइड्स होती हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं एस 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 पोस्टुलेट। अब दो साइड्स और एक एंगल हैं तो हमने लिखा एस ए एस पोस्टुलेट। एस शो करता है साइड को और जो कि दो साइड्स थी यहाँ पे, और एंगल ए एंगल को शो करता है जो कि एक ही एंगल था। तो बेटे आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने चैप्टर 11 जो समर वेकेशन होमवर्क पे है उसके एमसीक्यूज़ वहीं पे सॉल्व कर लेने हैं, और जो उसके क्वेश्चंस हैं जो लिखने वाले जो मैं शॉर्ट के हवाले से मैंने आपको गाइड किया है वो भी आपने उसके सामने ही नीट कर लेने हैं। उसको अलहदा से अपनी जो है वो नीट नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ड्राफ्ट नोटबुक रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। उसके साथ साथ आपने चैप्टर 12 का ये जो थ्योरम है बेटे इसको ज़रूर याद करना है। मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन का ये एक पार्ट होता है 8 मार्क्स का। इसको आपने जो है वो पहले याद करने के बाद लिख के देखना है, फिर बुक से मैच कीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, और अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हों तो उसको दोबारा भी लिख के देख सकते हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।